हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेट 2 के माध्यम से लेके आए हैं। अभी तक आप सेट 1 को नहीं देखे हैं तो जाके जरूर चेकआउट करें। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, आज का ये जो है सेट 2 रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर, माइक। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर जान ले हम कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, मैं इनपुट डिवाइस के ऊपर भी वीडियो लाया हूँ, आप देख ले, प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। देखिए, इनपुट डिवाइस में अगर हम चलते हैं तो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन, बारकोड रीडर, स्कैनर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये सब जो है ना इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर हम देखें तो आउटपुट डिवाइस के अंदर जो है आपका मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब जो है ना आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें से आउटपुट डिवाइस बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। बाकी कीबोर्ड, माउस और माइक मतलब माइक्रोफोन, ये सब तीनों इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन है, JPEG कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ लॉजिक कंप्रेशन फॉर डिजिटल इमेजेस, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ JPEG। देखिए, JPEG क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इमेज जो होता है ना, इमेज, उस इमेज के फाइल जो होता है, उस फाइल का एक्सटेंशन होता है। कौन कौन सा एक्सटेंशन होता है, तो JPG होता है या JPEG भी हम कहते हैं उसको, JRE भी होता है, PNG भी होता है, BMP भी होता है। ठीक है, उसके अलावा GIF भी होता है। ये सब जो है ना इमेज का फाइल का एक्सटेंशन है। तो उसी में हमको JPEG का फुल फॉर्म पूछा है तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। यही फुल फॉर्म है, आप याद रखेंगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एक्शन ऑफ ए कंप्यूटर टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर्स मेन मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। मतलब कहा गया है कि कंप्यूटर को जब हम ऑन करते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, इसको हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के ड्यूरेशन में होता क्या है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये लोड होता है। ये लोड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता कहाँ है, तो हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। हार्ड डिस्क या हम SSD भी बोले, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के कंप्यूटर के मेन मेमोरी मतलब रैम में स्टोर होता है। और इस स्टोर होने के लोड ये यहाँ से उठ के यहाँ जाता है और तब कंप्यूटर ऑन होता है। इस घटना को बूटिंग कहते हैं। बूट कहते हैं माने बूटिंग कहते हैं। हार्ड डिस्क से जो फाइल्स होता है, नेसेसरी फाइल, वो रैम में स्टोर होता है और तब कंप्यूटर ऑन होता है। इस घटना को बूटिंग कहते हैं। बट कंप्यूटर को ऑफ जब करते हैं तो इस रैम का डेटा रिलीज हो जाता है। इस घटना को शट डाउन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। कंप्यूटर को ऑन करना बूटिंग, ऑफ करना शट डाउन। तो इसका जवाब हो जाएगा बूटिंग। देखिए, शट डाउन बता ही दिए। स्टोरिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई फाइल हम
क्रिएट करते हैं मेन मेमोरी के अंदर, उसको परमानेंट बेसिस पर स्टोर करते हैं, तो वो मेरा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है या सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी है उसमें स्टोर करते हैं, तो उस घटना को स्टोरिंग करते हैं। लोडिंग का मतलब जब भी कोई मेनू पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से वो फाइल का ऑप्शंस खुलता है, ओपन होता है, उस ड्यूरेशन को ओपन होने की घटना को लोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बीइंग विथ एन इक्वल सिंबल, मतलब इसमें से कौन सा चीज है जिसका यूज हम लोग इक्वल सिंबल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर में आपको हम बता दें, थोड़ा सा रिवाइज करवा दे। सॉफ्टवेयर जो है ना दो तरह का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है, जिसके बिना कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब यूजर जो है ना अपने यूज के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम अगर बात करें MS ऑफिस का, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा क्रोम या अदर कोई भी, मान लीजिए नोटपैड प्लस प्लस एडिटर लिखते हैं, या क्या कहते हैं, या और भी कोई सॉफ्टवेयर जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर है, कुछ भी जिसको हम इंस्टॉल करते हैं ज़रूरत के मुताबिक, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस जो सॉफ्टवेयर पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, उसमें ढेर सारा सॉफ्टवेयर आता है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारा सॉफ्टवेयर जो है, या MS आउटलुक, ये सब सॉफ्टवेयर जो है ना MS ऑफिस का है। तो MS ऑफिस के फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसके फाइल का एक्सटेंशन, MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc होता है। MS एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन .xls होता है। MS एक्सेल के फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं। MS पावर पॉइंट के फाइल का एक्सटेंशन होता है .ppt होता है, या PPTX भी होता है। और इसके सीट को हम स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड कहते हैं। और MS एक्सेल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका फाइल का एक्सटेंशन .accdb होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, MS एक्सेल के अंदर जो है इसका यूज करते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए और मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और MS एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट होता है वो टेबल के फॉर्मेट में होता है, मतलब रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन होता है। रो और कॉलम के बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, और इसी सेल में हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं कोई भी टास्क का प्रोसेस करवाने के लिए, तो उस फार्मूला को हम लोग इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट करते हैं। जी सपोज कीजिए हमको एगो सम नाम का प्रोग्राम फंक्शन यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है, तो हम लोग को इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट करना होगा, फिर फार्मूला लिखना होगा। इसमें हम जिसको सम करना है उसको लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए फिक्स डेटा है 5 + 5, तो इसका आउटपुट उस सेल के अंदर 10 लिख देगा जहाँ पर फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो याद रखेंगे एक्सेल के अंदर जो फार्मूला स्टार्ट करता है इक्वल टू सिंबल से। ठीक है, अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू सेव द इमेज फाइल, माने इसमें से कौन सा इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। मैंने पिछले भी बता दिया कि बिटमैप फाइल जो है ये MS पेंट का जो फाइल होता है वो बिटमैप इमेज देता है। इसका भी यूज हम लोग इमेज के लिए करते हैं। इमेज का फाइल है, JPG भी इमेज का है, PNG भी इमेज का है, लेकिन .mpg जो है ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो याद रखेंगे कि ये इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है, माने इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन का मतलब होता है वैसा इन्वायरमेंट, वैसा इंजन जिस पर कोई भी चीज़ हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, वो चीज़ हमको देता है। वैसे सॉफ्टवेयर या वैसे इंजन को हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे हम लोग गूगल क्रोम ओपन करके गूगल पर टाइप करते हैं कोई भी रिजल्ट, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का रिजल्ट, SSC रिजल्ट या कुछ भी चीज़ हम फाइंड करते हैं, तो वो सर्च इंजन जाके अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड खोजता है क्या इस रिक्वेस्ट से रिलेटेड कोई भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है क्या। अगर वो अवेलेबल होता है तो वो क्लाइंट के ब्राउज़र पर वो डेटा को शो कर देता है। इसी वैसे
इसी को सर्च इंजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए सर्वर है, ये सर्वर है, यहाँ पर छोटा छोटा क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट करता है, और ये मान लीजिए वो क्लाइंट है ये, और ये क्लाइंट क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और ये इसको रिस्पॉन्स मिला। ये क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है ना, ये सर्च इंजन के माध्यम से कर पाता है, सर्च इंजन के माध्यम से रिक्वेस्ट किया, और ये सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करके अगर उसके पास जो मैसेज होता है उसको एज अ रिस्पॉन्स इसके ब्राउजर पर उस सर्च इंजन के माध्यम के इसको लोड कर देता है। तो सर्च इंजन में सबसे इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है गूगल। गूगल सबसे बहुत बड़ा सर्च इंजन है, ठीक है। एक उसका वेबसाइट का नाम है, कंप्लीट यूआरएल है www.google.co.in, ये उसका सर्च इंजन का नाम पूरा कंप्लीट है। बिंग www.bing.in, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये बिंग सर्च इंजन है। उसी तरह याहू मेल जो है, वो याहू जो है ये भी एक तरह का सर्च इंजन है। बट www.gmail.com ये गूगल कंपनी का जीमेल से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। ईमेल को सेंड करना या ईमेल को रिसीव करना, इस टास्क को परफॉर्म करता है, बट ये सर्च इंजन नहीं है। याद रखेंगे, जीमेल जो सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्ली अरेंज्ड डेटा कॉल, मन ने उचित रूप से व्यवस्थित आंकड़ों को क्या कहा जाता है। देखिए, उचित रूप से आंकड़ों का मतलब ये क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक रिकॉर्ड है कंप्लीट, एक स्टूडेंट का एक नाम है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का नाम ABC, उसका एड्रेस है मुजफ्फरपुर, मोबाइल नंबर मान लीजिए कुछ भी है, उसके बाद उसका ईमेल आईडी है abc@gmail.com। इस तरह से एक कंप्लीट रिकॉर्ड को हम कंप्लीट अरेंज जो डेटा होता है, उस अरेंज डेटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। याद रखेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फील्ड वर्ड मेटा डाटा नहीं। मेटा डेटा क्या कहता है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब एक डेटा है, उस डेटा का एक्सप्लेनेशन दूसरी डेटा करता है, उसको मेटा डेटा कहा जाता है। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो मेटा डेटा, डेटा कैसे भी अरेंज होता है, ठीक है, लेकिन एक कंप्लीट अरेंजमेंट होता है जिससे एक कंप्लीट रिकॉर्ड का पता चलता है, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक देखिए, एक प्रोसेस है। इस कंप्लीट एक अरेंजमेंट को ही हम इंफॉर्मेशन कहेंगे कंप्यूटर के अंदर, याद रखेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। देखिए दोस्तों, बता दूं, मेमोरी जो होता है ना, वो टेम्पोररी बेस पर डेटा को स्टोर करता है। मेमोरी को यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी समझेंगे, उसमें जब तक इलेक्ट्रिक रहेगा तब तक वो डेटा रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक ऑफ हो गया तो उससे डेटा रिलीज हो जाता है। लेकिन स्टोरेज का मतलब होता है जो डेटा को परमानेंट बेसिस पर स्टोर करता है, उसको हम स्टोरेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या क्या ऑप्शन है। मेमोरी जो परमानेंट, मेमोरी परमानेंट है क्या, स्टोरेज टेम्पोररी नहीं, गलत। स्टोरेज जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, जो ऐसा नहीं है। अगला है मेमोरी स्लो एंड स्टोरेज फास्ट। देखिए, मेमोरी जो है ना फास्ट होता है, क्योंकि उसको डेटा स्टोर परमानेंट बेस पे नहीं करना है, वो प्रोसेस करवाना है सिर्फ। लेकिन स्टोरेज स्लो होता है, क्योंकि उसमें डेटा वो परमानेंट बेस पे स्टोर होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी टेम्पोररी एंड स्टोरेज परमानेंट। ये सही ऑप्शन है कि मेमोरी जो है वो टेम्पोररी होता है बट स्टोरेज परमानेंट होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह क्वेश्चन अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस कंप्यूटर के जनरेशन में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन कंप्यूटर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जैसे ह्यूमन किसी चीज के बारे में सोच पाता है कि करना क्या है, कंप्यूटर सोच नहीं पाता है। कंप्यूटर जो है उसको जितना इंस्ट्रक्शन दे के रखे उतना ही प्रोसेस करवाता है, उतना ही वर्किंग कराएगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तब कहलाएगा जब उसके पास सोचने की कैपेसिटी हो जाएगा, करना क्या है वो खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे रोबोट जो होता है मशीन, वो भी कहाँ कैसे कैसे स्टेप्स को मूव करना है, किसके बात करना है, कहाँ से वापस आना है, कहाँ तक जाना है, ये खुद वो डिसाइड करता है। उसके पास इस तरह से ब्रेन डाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करवा दूँ। जनरेशन जो है बहुत सारे जनरेशन, जिसमें 1st जनरेशन कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 2nd जनरेशन कंप्यूटर में वहाँ पर
ट्रांजिस्टर यूज किया गया प्रोसेसर के रूप में। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को यूज किया गया और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। ठीक है, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसी तरह फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर ULSI माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। इस तरह जनरेशन चेंज होते गया। जनरेशन का मतलब हो गया चेंज इनटू टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करना, बदलना, प्रोसेसिंग का स्पीड का इन्हांस करना, उसका साइज को छोटा करना, ये सब टेक्नोलॉजी को बदलना ही कहलाता है जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही यूज किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और डैश इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज यूजली स्पैन्स अ सिटी और ए लार्ज कैंपस। देखिए, नेटवर्क जो होता है ना उसका ढेर सारा टाइप है। अगर नेटवर्क का टाइप देखें तो लैन, ठीक है, मैन, वैन, ये सब होता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए, लैन का मतलब होता है कि अगर हमको एक ही बिल्डिंग के अंदर एक ऐसा नेटवर्क फॉर्म करना है जिसमें उस बिल्डिंग के अंदर या उस रूम के अंदर जितने भी कंप्यूटर है सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो और साथ ही साथ जो भी प्रिंटर है या कोई भी डिवाइसेज है उसको शेयर कर सके, इसलिए हम लोग नेटवर्क करते हैं। सारे डिवाइसेस को एक साथ अटैच करना, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पर लैन नेटवर्क लगाया जाता है कि जितने भी कंप्यूटर है उस सब कंप्यूटर को लैन नेटवर्क के माध्यम से सारे को अटैच किया जाता है। जिसमें होता क्या, जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो एक ही क्वेश्चन सारे कंप्यूटर पर एट ए टाइम लोड होता है और वहाँ से डेटा को रिसीव करता है, तो वो लैन टेक्नोलॉजी है। लैन टेक्नोलॉजी 1 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज में हम लैन को अप्लाई कर पाते हैं। उसी तरह मैन होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब ये पूरी तरह से एक सिटी को कवर करता है। मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम एक किसी शहर में, मान लीजिए पटना शहर में जितने भी ऑनलाइन एग्जाम का सेंटर है सारे ऑनलाइन सेंटर आपस में अपना अपना उसका लैन नेटवर्क होगा और उस सारे लैन नेटवर्क कहीं ना कहीं उसका एक सेंट्रलाइज्ड हब होगा उस सिटी के अंदर, जिससे वो डेटा को उस सिस्टम के पास, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचा सके। तो उसको कंप्लीट एक शहर को कवर करने के लिए मैन नेटवर्क बनाया जाता है। ये एक सिटी या एक से ज़्यादा सिटी को भी अटैच करने का काम करता है, नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। उसी तरह अगला है बैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये कंप्लीट शहर को, कंप्लीट पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से मैन बहुत सारे शहरों को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क के माध्यम से डेटा को शेयर करने का फैसिलिटी करता है। इसलिए आज हम बैठे बैठे यहाँ पर कहीं का भी डेटा, इस देश के अंदर के डेटा या विदेश का भी डेटा हम एक्सेस कर पाते हैं, वो बैन के माध्यम से कर पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारा एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल। इसमें से कौन सा जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज और को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो फैसिलिटी देता है उसको हम कहते हैं कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन लेवल को हाई लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोनों काम करता है, हाई लेवल को मशीन से हाई लेवल भी कन्वर्ट करने का काम करता है कंपाइलर। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है, वो मेरी लैंग्वेज को नहीं समझता जो हम इंग्लिश के सिंटेक्स को फॉलो करते हैं या हिंदी कोई भी है। तो हम तो इंग्लिश में देते हैं इंस्ट्रक्शन, बट कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर एक लगा हुआ है, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से उसके अंदर लोड है और उस क्या करता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज, माने मेरा जो लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश डालते हैं वो हाई लेवल है और उस हाई लेवल को मशीन लो लेवल में कन्वर्ट करके प्रोसेस करवाता है, फिर रिजल्टेंट जो आउटपुट आता है फिर वो हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमको दे देता है। तो इस तरह से कंपाइलर वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा कंपाइलर। देखिए, असेंबलर का मतलब असेंबल करना,
ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो होता है उसको असेंबल करने का, उसको एग्जीक्यूट करवाने का, उसको प्रोसेस करवाने का असेंबलर यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जान भी रहे हैं, ये सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अगर कंप्यूटर के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दे तो कंप्यूटर एक डेड हो जाएगा, इसका कोई वर्किंग नहीं रह पाएगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम ढेर सारा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज का भी ढेर सारा टाइप देख रहे हैं, विंडोज XP, विंडोज 2000, विंडोज 8, विंडोज 7, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, ये सब है, ठीक है। और ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम इनको इंटरनेट के माध्यम से हमको कोई डेटा को एक्सेस करने का फैसिलिटी देता है, रिट्राइव करने का फैसिलिटी देता है और सेंड करने का फैसिलिटी देता है, वो ब्राउजर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टिल अंडर डेवलपमेंट फेज, मतलब इनमें से कौन सा जनरेशन कंप्यूटर जो है ना अभी भी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस में है। मैं अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन किया है कि 5th जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन कहा जाता है 5th जनरेशन कंप्यूटर, तो उसमें अभी रिसर्च जारी है, ठीक है। इसलिए हम लोग 5th जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग अंडर डेवलपमेंट कहते हैं, इसको डेवलपमेंट पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हो पाया है, ठीक है। चलिए इसका जवाब 5th जनरेशन कंप्यूटर हो गया। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एट, माने एक कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। माने इंटरनेट से, जैसे यहाँ पर इंटरनेट है, नेटवर्क है या इंटरनेट है, इस इंटरनेट से डेटा अपने लोकल सिस्टम पर हम प्राप्त करने की घटना को डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा डाउनलोडिंग। ब्राउजिंग का मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट पर हम जब पहुंचते हैं वहां पर उस वेबसाइट से जितना भी लिंक मिलता है उस लिंक से विजिट करते चले जाते हैं और डेटा को गैदर करना चाहते हैं, उसको ब्राउजिंग कहते हैं। तो ब्राउज करके ही हम डेटा मिल पाता है हमको, तो वो डाउनलोडिंग होता है, डाउनलोड होकर मेरे आता है। अपलोडिंग का मतलब ये देखिए, लोकल सिस्टम से इंटरनेट पर कोई डेटा को भेजना, ये कहलाता है अपलोडिंग, ठीक है। डाउनलोडिंग का ठीक उल्टा है अपलोडिंग। इसका जवाब हो जाएगा डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाता है जो एक समय में एक प्रोग्राम निर्देश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या करता है, हमारे लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर से भी पहले कोई काम करता है उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाता है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके आप प्रोसेस करवा तब जाके कंपाइलर को देता है, तब कंपाइलर उसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करवा के तब प्रोसेस करवाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा इंटरप्रेटर, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इंटरप्रेटर जो ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को एक एट ए टाइम एक ही को इंटरप्रेट का मतलब अंडरस्टैंड करना, समझना। अब हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर, पहले समझेगा तब ना कि क्या आ रहा है, उसको लिया समझ लिया, फिर दिया किसको, कंपाइलर को, कंपाइलर उसको कंपाइल किया, फिर जाके उसको प्रोसेस करने के लिए आगे भेजा गया। तो ये इंटरप्रेटर है, इसका जवाब हो जाएगा। कंपाइलर, असेंबलर, ये सब बता ही चुके हैं। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटरमार्क। देखिए वाटरमार्क मतलब होता है एक ऐसा टेक्स्ट या इमेजेस या किसी पेजेस के अंदर हम लोग होलोग्राफी के रूप में हम उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेज आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसमें हम लिख देंगे कोडिंग शर्मा एक वाटरमार्क के रूप में, तो वो वाटरमार्क इस पेज के बैकग्राउंड में जाके लग जाएगा और उसके ऊपर से टेक्स्ट हम जो भी लिखेंगे वो शो होता है। बैकग्राउंड लगाने से, वाटरमार्क लगाने से क्या होता है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन का वो डेटा है वो उस पर दिखता है और वो उसको हम बदलना थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए लोग वाटरमार्क लगाया जाता है। देखिए वाटरमार्क क्या कहा था, वाटरमार्क जो होता है ना, एक बार अगर हम सेट किए तो वो सारे पेज के लिए, उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारा पेज के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि वाटरमार्क कैन ओनली अप्लाई टू अ सिंगल पेज, जो गलत है। हम एक बार वाटरमार्क लगा देंगे, उसमें सारे पेज जितने भी कनेक्टेड पेज होंगे सब पर अप्लाई हो जाएगा। वाटरमार्क इज नॉट विजिबल टू व्यूअर टू हार्ड कॉपी। आप देखिए हार्ड कॉपी में क्या वाटरमार्क नहीं शो करता, शो करता है, ठीक है। हार्ड कॉपी में जब प्रिंट आउट करते हैं जो प्रिंटर के माध्यम से, तो वहाँ भी शो करता है, ये भी गलत है। कलर ऑफ वाटरमार्क कैन नॉट बी चेंज। वाटरमार्क का क्या कलर नहीं चेंज कर सकते, कर सकते हैं। ब्लैक बाय डिफॉल्ट होता है, हम उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा वाटरमार्क की जो घोस्ट की टेक्स्ट, घोस्ट टेक्स्ट का मतलब होता है वैसा टेक्स्ट जो बैकग्राउंड में लगने के बाद उस टेक्स्ट के ऊपर भी दूसरा टेक्स्ट हम डाल सकते हैं, उसी को घोस्ट टेक्स्ट कहते हैं। तो वाटरमार्क उसी तरह का आती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following technology have a central
कंट्रोलर या हब, मतलब इसमें से कौन सा, देखिए सबसे पहले हम अगर टोपोलॉजी के बारे में बता दें, टोपोलॉजी ढेर सारा टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, उसी तरह मेश टोपोलॉजी, ठीक है, उसके बाद होता है स्टार टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। जो हम लोग नेटवर्क बनाते हैं लैन लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें कंप्यूटर को का जो अरेंजमेंट होता है उसी को टोपोलॉजी कहा जाता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, उसमें सारा कंप्यूटर एक दूसरे से सेंट्रलाइज हब से जुड़ा होता है। अब देखे होइएगा दीवार पर कहीं भी एक बॉक्स बना होता है, अलमारी टाइप का, उसमें लाइट जलते रहता है, तो वो क्या है, एक तरह का स्टार टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है कि जितने भी उस रो के अंदर कंप्यूटर है ना, सारा कंप्यूटर का वाइड नेटवर्क का वो उसमें कनेक्टेड होता है और उससे वो काम करता है, ठीक है, तो वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी का मतलब इस तरह से ये कंप्यूटर है, यहाँ पर भी कंप्यूटर है, जितना भी कंप्यूटर है सब इससे जुड़ा हुआ है इस तरह से, और एक सेंट्रलाइज हब से जुड़ा हुआ है। सेंट्रलाइज हब अगर खराब हो गया तो सारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। अगर ये कंप्यूटर चाहेगा डेटा को शेयर करना इस कंप्यूटर के पास, तो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जाने के लिए मीडियम है स्टार टोपोलॉजी, ई मीडियम है। तो जितना भी ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, उसमें स्टार टोपोलॉजी लगा जाता है अरेंजमेंट कंप्यूटर का। देखिए बस टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि एक सेंट्रलाइज क्या होता है, एक सेंट्रलाइज वायर होता है जिसमें एक वायर के माध्यम से सारा कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होता है। इससे देखिए इस तरह से ये सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, एक सेंट्रल हब के द्वारा कनेक्ट होता है। अगर ये वायर खराब हो गया तो ये कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। इसमें ये फायदा ये है कि अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो उसके कारण दूसरा कंप्यूटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी एक कंप्यूटर खराब हो गया दूसरा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें जो है अगर ये सेंट्रलाइज हब अगर वायर खराब हो गया तो ये पूरी तरह से चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कहा गया व्हिच ऑफ द सेंट्रल हब या कंट्रोल करता है, उसका क्या कहता है, स्टार टोपोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्टार टोपोलॉजी। अगला मैं बता दूं रिंग टोपोलॉजी का मतलब हो गया एक रिंग के माध्यम से इस तरह से होता है और इसमें कंप्यूटर कनेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंप्यूटर, यहाँ पर भी एक कंप्यूटर, यहाँ भी एक कंप्यूटर, यहाँ भी एक कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर इस तरह जुड़ा होता है। अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो उसको पहले इसके पास जाना पड़ेगा या तब जाना पड़ेगा इसके, या इधर जाना है तो इधर से जाके इधर शेयर करना पड़ेगा। मैंने अगर यहाँ पर ये कंप्यूटर खराब हो गया तो इसमें सारा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मेश टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि ये कंप्लीट जुड़ा होता है। मेश टोपोलॉजी सबसे अच्छा अरेंजमेंट है। हम मेश टोपोलॉजी इस तरह से होता है, जैसे देखिए एक कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, यहाँ भी कंप्यूटर है, इस तरह से ये जुड़ा, इस तरह से ये जुड़ा, इस तरह से ये जुड़ा, इस तरह से ये जुड़ा। लेकिन मेश टोपोलॉजी हर कंप्यूटर एक दूसरा जुड़ा होता है, जैसे कि ये डायरेक्टली इससे नहीं कनेक्ट है, इसलिए कनेक्ट कर देंगे तो मेश टोपोलॉजी ये भी डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। मतलब इसमें क्या होता है, हर एक कंप्यूटर दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, उसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। और इस तरह के कंप्यूटर का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। डेटा को शेयर करना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर करना बहुत ही फास्ट होता है और अच्छा भी होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कौन सा टोपोलॉजी जुड़ा होता है, मतलब नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द कंप्यूटर। तो अब जस्ट पीछे बताए हैं वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का मतलब हो गया इस तरह से एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ गया, यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर यहाँ भी ये कंप्यूटर जुड़ गया, यहाँ पर क्या है, इस तरह से कंप्यूटर अटैच्ड है, एक सेंट्रलाइज्ड वायर है, एक केबल है, इस केबल से कंप्यूटर अटैच्ड हो गया। तो ये हो गया बस टोपोलॉजी। इसमें अगर एक वायर खराब हो गया बीच का सेंटर, तो सारा कंप्यूटर खराब हो जाएगा। अगर ये खराब हो जा रहा है तो इसके कारण इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आसानी से काम करते जाएगा, कोई ठीक नहीं है। अगला कह रहा है पूरी तरह से आपस में जुड़े कंप्यूटर टोपोलॉजी का वैकल्पिक नाम क्या है, मतलब हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो उसको मेश टोपोलॉजी कहते हैं। इसके बारे में हम बता चुके हैं, इसका फिर से डायग्राम देख लीजिए। इस तरह से कंप्यूटर, यहाँ पर मान लीजिए एक कंप्यूटर लगा हुआ, ये भी कंप्यूटर है, यहाँ भी एक कंप्यूटर है और यहाँ भी कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ा हुआ, अगर जोड़ देंगे इस तरह जुड़ गया, ये कंप्यूटर डायरेक्टली इससे नहीं जुड़ा, जुड़ गया। अब देखिए आप इस फिगर के अंदर सारा कंप्यूटर एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़ा कहीं ना कहीं हुआ है, तो इस तरह का टोपोलॉजी कहलाता है मेश टोपोलॉजी, जो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि HTML टैग आर इंक्लूड बिटवीन व्हिच सिंबल, मतलब HTML का जो टैग है, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं किसी भी यूजर के लिए, और यूजर
कोई भी हम इंटरनेट पर कोई भी डेटा को एक्सेस करते हैं ना, तो वो हम वेबसाइट के माध्यम से ही कर पाते हैं और उस वेबसाइट को HTML में बनाया जाता है। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो टैग के माध्यम से हम कोई काम को परफॉर्म करते हैं। और HTML में जो भी टैग होता है वो प्री डिफाइन होता है, प्री डिफाइन टैग होता है। और प्री डिफाइन का मतलब इसका डेफिनेशन पहले से क्रिएट फिक्स होता है। और HTML का जो टैग होता है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है। इस देखिए लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं वो टैग कहलाता है। जैसे देखिए अगर हमको एक टैग लगाना है पैराग्राफ टैग, तो इस तरह से हम लिखते हैं तो ये पैराग्राफ टैग के लिए P टैग बन गया और इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये सिंबल जो है ना, इस तरह का अगर हम इस तरह का सिंबल अगर बना दें यहाँ पर ये, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट कहलाता है। ये कमेंट जिसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो है ना, जब भी हमको कोई भी JSP जो जावा सर्वर पेज को बनाना होता है, सर्वर का लैंग्वेज है ही, बनाना पड़ता है जावा के अंदर, तो उसके लिए ये सिंबल के बीच में लिखते हैं और ये कोई सिंबल है ही नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा टैग को हम इस सिंबल के बीच लेस देन और ग्रेटर देन, ये नहीं लिखना है, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखते हैं तो वो टैग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी OSI लेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क में कितनी OSI लेयर? देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में 7 गो OSI लेयर है। उस 7 OSI लेयर को हम अगर देखें तो सबसे पहला होता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर होता है। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा होता है सेशन लेयर। छठा होता है एप्लीकेशन लेयर और सातवां होता है प्रेजेंटेशन लेयर। यही सातों जो है ना ये OSI लेयर है। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन। जो कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क, जैसे मान लीजिए एक डिवाइस ये हमारे शहर मुजफ्फरपुर में है और एक दूसरा कंप्यूटर मान लीजिए दिल्ली में है। ठीक है, ये दिल्ली का किसी दोस्त का कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर मुजफ्फरपुर के अंदर इस शहर के अंदर है। तो इस नेटवर्क के माध्यम से हम लोग इस कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, ये भी नेटवर्क से जुड़ा होता है। तो इस मान लीजिए यहाँ से हम कोई डेटा, मान लीजिए मशीन है सेंडर, ये मशीन है रिसीवर, तो सेंडर से रिसीवर तक कोई डेटा इंटरनेट के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए सारा लेयर से डेटा को फॉलो करके मूव करना होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला मैंने बताया फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब हो गया कि जो कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड ड्राइव है और जो कनेक्टेड वायर है, ये सब फिजिकल लेयर के अंदर आता है। इससे डेटा आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद डेटा लिंक लेयर में जाके उसका पैकेटिंग किया जाता है। उस डेटा को डिकोड करके उसको छोटा छोटा टुकड़ा में कन्वर्ट किया जाता है और तब जाके नेटवर्क के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि किस मीडियम से उस रिसीवर तक डेटा को भेजा जाएगा जिससे सुरक्षित डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। ये डिसीजन नेटवर्क लेयर का काम होता है। अगला ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या करता है, डेटा को लेके जाता है सेंडर से रिसीवर के बीच, इंड टू इंड डेटा ट्रांसमिट करने का फैसिलिटी देता है। ट्रांसपोर्ट लेयर भेजने का काम करता है। और सेशन लेयर का मतलब हो गया एक सेशन क्रिएट करता है कि कोई डेटा कहाँ से आया, किसका डेटा, रिसीवर कौन है, किस यूजर का रिसीवर, ये सेशन लेयर का काम है। एप्लीकेशन लेयर में वो डेटा को डिकोड किया जाता है और ये चीज़ डिसाइड किया जाता है कि कौन सा रिसीवर को कौन सा डेटा मिलना है, वो डिसीजन होता है एप्लीकेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन के लेयर का मतलब ये हो गया रिसीवर इंड तक डेटा को भेज देना, ये रिसीवर मशीन पर पहुंचा देना। तो ये सारे सातों OSI लेयर्स के माध्यम से ये सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचता है नेटवर्क के माध्यम से। TCP/IP लेयर भी होता है, वो 5 लेयर होता है जिसके बारे में अगली बार वीडियो हम डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं OSI लेयर, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन लेयर, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आज का ये 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन किया, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। इसी तरह का
बैक टू बैक में रोज दिन अब हम वीडियो लेके आएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ ही साथ थ्योरी कॉन्सेप्ट का भी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम अगर एक क्लास लेके आएंगे एमएस वर्ड के पास, एमएस वर्ड से रिलेटेड जितना भी थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन करेंगे, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, जितना भी कॉन्सेप्ट है उस जो एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे पर वीडियो लेके आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छे के माध्यम से। ठीक है, तो अगले हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।